This video is educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त। कहानी की शुरुआत हो, मेरी आपसे बस वही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलापुझा की ठंडी जनवरी की रात, आसमान पर तारे थे और हरी टॉकीज के बाहर हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी। दूसरी फिल्म का शो खत्म हो चुका था और लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। चाको 30 साल के एक मेहनती फिल्म वितरक थिएटर के बाहर खड़े होकर काली चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन एक गर्मजोशी भी झलक रही थी। चाको का दिन अच्छा बीता था। उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी और उन्होंने द ट्रैप नामक फिल्म की रीलें थिएटर तक पहुंचाई थी। यह फिल्म हिट होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन किसे पता था कि उनकी जिंदगी खुद एक जाल में फंसने वाली थी। थिएटर के मालिक श्री कुमार उनके साथ खड़े थे। दोनों ने चाय का आनंद लिया और दिन भर की बातों पर चर्चा की। रात काफी हो गई है चाको, श्री कुमार ने कहा, यही रुक जाओ, सुबह घर चले जाना। लेकिन चाको ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। मेरी पत्नी इंतजार कर रही है, उन्होंने कहा। उनकी पत्नी गर्भवती थी और अगले दिन चर्च की एक दावत में जाने का वादा किया था। चाको का प्यार और जिम्मेदारी उन्हें घर लौटने की जल्दी करवा रहे थे। जैसे ही श्री कुमार थिएटर के अंदर गए, चाको अकेले बस का इंतजार करने लगे। सड़कें लगभग सुनसान थी। तभी एक काली एम्बेसडर कार धीरे धीरे उनके पास से गुजरी। चाको ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही कार दोबारा लौटी और उनके पास आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। अंदर 3 लोग बैठे थे। एक मुस्कुराता हुआ ड्राइवर पोनप्पन, बगल में गंभीर चेहरा लिए भास्कर पिल्लई और पीछे की सीट पर चुपचाप बैठा साहू। आपको घर छोड़ने के लिए लिफ्ट चाहिए? पोनप्पन ने विनम्रता से पूछा। चाको ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और कार में बैठ गए। उन्होंने सोचा, ये लोग मददगार हैं, लेकिन चाको नहीं जानते थे कि यह सफर उन्हें उनके आखिरी पड़ाव तक ले जा रहा है। कार का इंजन गड़गड़ाया और वो रात के अंधेरे में सड़क पर आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर एक और कार KAY 5959 उनका पीछा कर रही थी। उस कार में बैठा था एक शातिर दिमाग, सुकुमारा कुरुप। कार में बैठे 3 लोग पोनप्पन, ड्राइवर, भास्कर पिल्लई, कुरुप की पत्नी की बहन के पति और साहू। अबू धाबी में कुरुप की कंपनी का कर्मचारी पहले से ही इस साजिश में शामिल थे। उन्हें मोटी रकम का लालच दिया गया था, जो सुकुमार कुरुप ने अपनी बीमा धोखाधड़ी की योजना को सफल बनाने के लिए वादा किया था। सुकुमारा कुरुप की योजना सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी। उसका इरादा अपनी खुद की मौत का नाटक करके बीमा से करोड़ों रुपए हड़पना था। लेकिन इस योजना ने चाको की जान ले ली और कुरुप को एक फरार अपराधी बना दिया, जिसकी गुमनामी आज तक बनी हुई है। कहानी हर बार लोगों की कल्पनाओं को झकझोर देती है, फिल्मों से लेकर किताबों तक। यह घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है। सुकुमार कुरुप, जो कभी अबू धाबी में काम करने वाला साधारण व्यक्ति था, अब भारतीय अपराध इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय है। यह रात सिर्फ चाको की जिंदगी का अंत नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो दशकों तक एक रहस्य बनी रहेगी। इस कहानी का अंत क्या हुआ, ये जानने के लिए अंत तक और जुड़े रहिए। ये कहानी शुरू होती है 22 जनवरी 1984 की सर्द सुबह। मावेलिक्रा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति हांफता हुआ दाखिल होता है। उसकी आंखों में डर और जुबान पर एक खौफनाक खबर थी। वो बताता है कि चावलों के खेत के पास एक सफेद एम्बेसडर कार जल रही है। पुलिस वालों ने इसे एक सामान्य घटना समझकर सुनना शुरू किया, लेकिन जब उस शख्स ने कहा
कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर कोई इंसान जला हुआ बैठा है तो पुलिस भी चौकन्नी हो गई। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हरिदास तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खेत के पास पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा थी और सबके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। जली हुई कार को देखकर लग रहा था कि यह कोई हादसा है। शायद कार पलट गई हो या तकनीकी खराबी के कारण इसमें आग लग गई हो। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हरिदास तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खेत के पास पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा थी और सबके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। जली हुई कार को देखकर लग रहा था कि यह कोई हादसा है। शायद कार पलट गई हो या तकनीकी खराबी के कारण इसमें आग लग गई हो। पुलिस ने आग बुझाई और जब अंदर झांक कर देखा तो जो नजारा दिखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। ड्राइविंग सीट पर एक मृत व्यक्ति का शरीर बुरी तरह से जला हुआ था, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। पुलिस को पहली बार एहसास हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की आशंकाओं को सही साबित कर दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक के फेफड़ों में धुआं मौजूद नहीं था। इसका मतलब था कि उसे जिंदा जलाया नहीं गया बल्कि मरने के बाद गाड़ी में डालकर आग लगाई गई थी। मौके से मिले सुराग भी इस घटना को और संदिग्ध बना रहे थे। कार के आसपास पेट्रोल की तेज गंध आ रही थी। खेत में कई लोगों के पैरों के निशान मिले। वहां एक जोड़ी चप्पल, माचिस और रबर के दस्ताने भी मिले जिन पर इंसानी मल के निशान थे। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद एक दूसरी कार को वहां से तेजी से जाते हुए देखा। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह हत्या थी और इसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। देखते ही देखते यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोग सोचने लगे कि आखिर यह मृतक कौन है और किसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ली। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई वैसे वैसे इस केस के और भी चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। कुछ दिनों बाद एक परिवार सामने आया और दावा किया कि यह शव उनके बेटे सुकुमार कुरूप का है। सुकुमार हाल ही में खाड़ी देश से लौटा था और कुछ दिनों से लापता था। परिवार ने यह भी बताया कि जली हुई कार सुकुमार के नाम पर रजिस्टर थी। पुलिस ने लाश को परिवार को सौंपने की अनुमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा बल्कि उसे दफनाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर आगे जांच हो सके। हालांकि पुलिस को परिवार के बर्ताव पर शुरू से ही शक था। सुकुमारा का बहनोई जिसका नाम पिल्लई था, उसका हाथ थोड़ा जला हुआ था। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने हर बार अलग अलग जवाब दिए। इसके अलावा सुकुमार का ड्राइवर एन्नापन और उसका दोस्त साहू भी अपने बयान बदलते रहे। कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि सुकुमार के घर पर चिकन का भोज हुआ था। उस समय किसी उत्सव के बिना चिकन बनाना असामान्य था, खासकर ऐसे घर में जहां हाल ही में मौत हुई हो। इस घटना ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। इसी बीच घटनास्थल से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में एक महिला ने अपने पति चाको के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। चाको एक थिएटर में टिकट कलेक्टर था और 21 जनवरी की रात काम खत्म करके घर नहीं लौटा था। पुलिस ने जब चाको की तस्वीर देखी तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति सुकुमारा की तरह दिखता है। जांच में खुलासा हुआ कि 21 जनवरी की रात चाको को आखिरी बार उसी इलाके में देखा गया था जहां सुकुमारा की गाड़ी मौजूद थी। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि जली हुई लाश चाको की थी, न कि सुकुमारा की। इसके बाद पुलिस ने सुकुमारा के परिवार और उसके साथियों पर नजर रखना शुरू किया। जब पुलिस साहू के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो भागने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने साहू को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पिल्लई और सुकुमारा के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने साहू पिल्लई को हिरासत में लिया और जैसे ही साहू ने अपना मुंह खोला, पूरी कहानी एक के बाद एक खुलती चली गई। हर खुलासे ने पुलिस को और हैरान कर दिया।
ये केस सिर्फ एक साधारण मामला नहीं था, बल्कि इसमें कई परतें थी। इनमें से एक कहानी सुकुमारा नाम के व्यक्ति से जुड़ी थी। जांच में पता चला कि सुकुमारा का असली नाम सुकुमार नहीं था, बल्कि उसका असली नाम गोपाल कृष्ण था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ लड़का था, जो बचपन से ही होनहार और महत्वाकांक्षी था। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाला सुकुमार ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पर नौकरी करने लगा। लेकिन जल्द ही उसे ये नौकरी बोझ लगने लगी। बार बार छुट्टी लेकर वो अपने घर लौट आता था और बहाने बनाकर वापस ड्यूटी पर जाने से कतराता था। एक बार जब वो छुट्टी पर घर आया तो उसने वापस न लौटने का फैसला कर लिया। महीनों तक उसकी गैरहाजिरी से एयरफोर्स सतर्क हो गया। जांच हुई, पूछताछ हुई, लेकिन सुकुमार का कोई पता नहीं चला। अंततः उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। सुकुमार जानता था कि ये दाग उसके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। पकड़े जाने पर उसे कड़ी सजा भी मिल सकती थी। इससे बचने के लिए उसने एक चाल चली। उसके एक करीबी दोस्त, जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, ने उसकी मदद की। सुकुमार ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाकर एयरफोर्स को भेज दिया। इस सर्टिफिकेट के आधार पर एयरफोर्स ने मान लिया कि सुकुमार अब जीवित नहीं है और उसके खिलाफ चल रहा मामला बंद कर दिया गया। लेकिन यह झूठ सुकुमार के दिमाग में हमेशा डर बनकर छाया रहा। कहीं उसका राज न खुल जाए, इस डर से वो विदेश जाने की योजना बनाने लगा। जाने से पहले वो मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरा। यही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने माटुंगा के एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद सुकुमार अपनी पत्नी के साथ अबू धाबी चला गया। वहां उसे एक प्रतिष्ठित ऑपरेटिव कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पत्नी को भी नर्स की नौकरी मिल गई। उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। अबू धाबी में सुकुमार की मुलाकात साहू पिल्लई से हुई, जो उसी कंपनी में काम करता था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। सुकुमार खर्चीला स्वभाव का था। महंगी चीजों का शौक रखने वाला सुकुमार दोस्तों के साथ पार्टियां करता, महंगी शराब पीता और दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें करता। एक बार छुट्टी के दौरान जब वो अपने गांव लौटा तो उसने एक प्लॉट खरीदा और वहां एक आलीशान घर बनाने का सपना देखा। उसने घर बनवाने का काम शुरू भी कर दिया। तभी खबर आई कि जिस कंपनी में वो काम करता था वो घाटे में जा रही है और पुराने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इस खबर ने सुकुमार की नींद उड़ा दी। अब सुकुमारा के सामने चुनौती थी नौकरी बचाने की, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नौकरी छूटने का डर, अतीत का भेद खुलने का डर और साहू पिल्लई के साथ जुड़ा एक ऐसा राज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आगे क्या हुआ, यह कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। सुकुमारा एक बेफिक्र और दिल खोलकर खर्च करने वाला इंसान था। उसने कभी भी बचत पर ध्यान नहीं दिया। जब आर्थिक तंगी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो उसे समझ आया कि अब उसे हालात बदलने होंगे। ऐसे में एक दिन वो ब्रिटेन के एक उपन्यास को पढ़ रहा था। इस उपन्यास में दो ऐसे शख्स थे जिनका हुलिया एक जैसा था। उनमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर अपनी मौत का नाटक रचा और बीमा के पैसों से शानदार जिंदगी बिताई। इस कहानी ने सुकुमार के मन में एक खतरनाक योजना को जन्म दिया। उसने याद किया कि उसके नाम पर 8 लाख रुपए का बीमा है। उसने सोचा कि अगर वो अपनी मौत का नाटक कर सके तो वो भी इस पैसे से अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सकता है। उसने इस योजना में अपने पुराने ड्राइवर पिल्लई और 2 साथियों साहू और नायर को शामिल किया। साहू पर सुकुमार ने पहले काफी एहसान किए थे और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। योजना के तहत सुकुमारा ने 8,000 रुपए में एक सेकंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी और उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवाया। अब उन्हें ऐसी लाश की तलाश थी जो सुकुमारा की कदकाठी और हुलिये से मिलती हो। उन्होंने अस्पताल, मुर्दाघर और कब्रिस्तान में लाश तलाशने की कोशिश की,
लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अब किसी ऐसे शख्स को मारना होगा जो सुकुमारा जैसा दिखता हो। चारों हाईवे पर शिकार की तलाश करने लगे, लेकिन कई दिनों तक सफलता नहीं मिली। फिर 21 जनवरी 1984 की रात वो मौका आया जिसका उन्हें इंतजार था। हाईवे पर चाको नाम का एक शख्स लिफ्ट मांग रहा था। उसकी कदकाठी सुकुमारा से मिलती थी। चाको की पत्नी गर्भवती थी और वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। चारों ने उसे लिफ्ट दी। पहले चाको ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन मजबूरी में गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में बातचीत करते हुए उन्होंने चाको को शराब ऑफर की। चाको ने शुरुआत में मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। शराब में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। चाको बेहोश हो गया और उसके बाद उन्होंने मासूम चाको की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद अपराधियों ने उसकी पहचान को छुपाने के लिए उसके अंगूठी, घड़ी और कपड़े उतारकर उसे पूरी तरह से सुकुमार के जैसे कपड़े पहनाए। इससे ऐसा लगता था कि मरने वाला व्यक्ति सुकुमार ही है। उसके बाद सुकुमार की शव को एक गाड़ी में रखकर अपराधियों ने उसे आग लगा दी और घटनास्थल से भाग गए, ताकि पुलिस को यह लगे कि यह सुकुमार की मौत थी। पुलिस ने शुरू में मामले की जांच की और कई व्यक्तियों को आरोपी ठहराया, लेकिन एक समय बाद यह पाया गया कि सुकुमार के भाई भास्कर और उसके ड्राइवर को हत्या के आरोप में उम्र भर की सजा दी गई। मामले में एक आरोपी साहू ने पुलिस की मदद की और भास्कर और सुकुमार की पत्नियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। पुलिस ने बहुत मेहनत की, कई राज्यों में सुकुमार की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला और वो भागा हुआ था। चाको के घर वालों के लिए यह केस एक दर्दनाक और रहस्यपूर्ण अनुभव था। चाको की पत्नी ने सबको माफ कर दिया था, लेकिन चाको के बेटे को आज भी अपने पिता का प्यार नहीं मिला और वो पूरी तरह से अपनी मां की तरह अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने की कोशिश करता है। ये केस आज भी लोगों के लिए एक चर्चित मामला है और इसके आधार पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। सुकुमारा की कहानी ने केरल के अपराध इतिहास में एक स्थायी जगह बना दी है और आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या सुकुमारा अब भी जिंदा है या नहीं। ये मामला अज्ञेय बना हुआ है और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि वो पकड़ा जाएगा या नहीं। कुरूप की तलाश एक बार फिर तेज हो गई है। केरल पुलिस को सन्यासियों के एक समूह से अहम जानकारी मिली है, जिसमें दावा किया गया है कि कुरूप हरिद्वार में एक साधु के रूप में रह रहा है। इस इनपुट के बाद अलपुझा क्राइम ब्रांच की टीम सर्किल इंस्पेक्टर न्यूमैन के नेतृत्व में उत्तराखंड पहुंच गई है और कुरूप की तलाश में जुट गई है। दोस्तों, पहला मौका नहीं है जब कुरूप के हरिद्वार में देखे जाने की खबर सामने आई है। 23 मार्च 2022 को भी ये चर्चा थी कि उसकी बहन ने हरिद्वार में उससे मुलाकात की थी और वो वहां एक साधु के रूप में रह रहा था। इसके अलावा उसके कुछ पूर्व पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें हरिद्वार में देखा गया एक साधु कुरूप जैसा ही लगा। हालांकि पुलिस अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाई है। इस मामले को लेकर हाल ही में नया मोड़ तब आया जब पथाना मिट्ठा में पेय पदार्थ की दुकान के मैनेजर रेंसीम इस्माइल ने पुलिस को जानकारी दी। इस्माइल ने बताया कि 2007 में हिमांत नगर में एक साधु से उसकी दोस्ती हुई थी और अब उसे संदेह हो रहा है कि वो साधु दरअसल सुकुमार कुरूप ही था। हाल ही में हरिद्वार में कुछ संतों से चर्चा के दौरान उसे ये एहसास हुआ कि वो व्यक्ति अब भी वहां मौजूद हो सकता है। इस खुलासे के बाद उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरिद्वार के विभिन्न आश्रमों और साधु संतों के ठिकानों पर छानबीन की है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। पुलिस को संदेह है कि कुरूप बार बार वेश बदलकर खुद को बचा रहा है और इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। सुकुमार कुरूप की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 1984 में चाको हत्याकांड के बाद से वो फरार है और अब तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी में नाकाम रही है। क्या इस बार हरिद्वार में उसकी तलाश सफल होगी
या वो एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाएगा? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। चाको का उन अनजान लोगों पर विश्वास करके गाड़ी में बैठ जाना एक महत्वपूर्ण सबक है, जो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। चाको का अनुभव हमें यह समझाता है कि कभी भी अनजान लोगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग हमें किस उद्देश्य से संपर्क कर रहे हैं। कभी कभी हमारी अच्छाई और विश्वास दूसरों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का मौका दे सकती है। जीवन में किसी भी स्थिति में, चाहे वो कितनी भी सहज या सामान्य क्यों न लगे, हमें अपनी सुरक्षा और परिस्थिति के बारे में पूरी तरह से सतर्क और समझदार रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिना सोचे समझे किसी यात्रा पर जाना जोखिम भरा हो सकता है। चाको ने शायद उस पल में अपनी आंतरिक आवाज को नजरअंदाज किया, जो उसे सतर्क करती। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी संवेदनाओं और आत्मनिर्भरता पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी आंतरिक चेतना हमें सही दिशा दिखाती है। अनजान लोगों से मिलने पर हमेशा सतर्क और संदिग्ध रहना चाहिए, खासकर जब हमें पूरी जानकारी न हो। जब हम किसी अपरिचित स्थिति में होते हैं तो हमेशा अधिक जांच पड़ताल करना और अपने निर्णयों में सचेत रहना जरूरी होता है। चाको का अनुभव यह बताता है कि हमें अपनी सुरक्षा और समझदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी स्थिति में अजनबियों से मिलने या यात्रा करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपको कुछ महत्वपूर्ण सबक मिले हैं तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा सभी को अलविदा।